Hello guys, welcome back to next lecture of chemistry. Last class we are discussing about number of optical isomers. Okay, so let us move further. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आप, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला भी डिराइव किया था. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में इक्वल्स टू था आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, है ना. ये अपना फार्मूला था. उसी पे एक अपना छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं. एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन इज दिस दैट कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल मैं आपको दूं CL, क्या आप इसमें मेरे को बता सकते हो कि कितने इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों दो फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे हम लोग अभी जनरली बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स का बात कर रहे हैं. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी देखेंगे और फिर आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स अपने को देखना ऑप्टिकल, तो हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल रिंग है और रिंग में जीआई पॉसिबल होता है. तो अगर रिंग में जीआई पॉसिबल होता है तो ये कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है कि मान लो कि दोनों Cl अगर एक बार आपके साइड हो जाए. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, ये तो सिस वाला मॉलिक्यूल हो गया. दूसरा ट्रांस भी तो हो सकता है. ट्रांस कहने का मतलब लाइक कि अगर मान लो कि एक Cl टुवर्ड्स यू है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपसे दूर है. ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके साइड है और फिर Cl आपसे दूर है. ठीक है, ये तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. पहला तो एक आपका सिस, दूसरा ट्रांस. पहला सिस और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, ट्रांस. नाउ द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स अपने को ढूंढना है. क्वेश्चन इज दिस कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हमको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढना है. तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढने के लिए हमको क्या ढूंढना है कि सबसे पहले कोई कंपाउंड मीजो तो नहीं है, क्योंकि हम देखो हम मूव कैसे करेंगे. ठीक है, हम मूव ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्लस मीजो. ओके, ये था अपना फॉर्मूला. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ढूंढना है और मीजो ढूंढना है. ये दो हो गए. अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में से मीजो कहां पे होगा. ठीक है, तो मीजो कहां पे होगा, मीजो क्या होता है, मीजो होता है कि जिस मॉलिक्यूल में आपका क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो. तो आई होप आपको इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा हो. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज. सो आई थिंक ये और ये यहां से अगर मैं कट करूंगा तो एक Cl इधर और एक Cl इधर, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे. एक हाइड्रोजन उधर और एक हाइड्रोजन उधर, है ना. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो लाइन है वो मेरा वो क्या है, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. मतलब ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो गया, मीजो. चलो, एक तो अपने को मिल गया कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अभी हम लोगों ने नहीं ढूंढा, लेकिन हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया, मीजो ढूंढ लिया. ओके, नाउ और मीजो कौन वाला फॉर्म है आपका, सिस वाला फॉर्म है. नाउ ट्रांस पे आते हैं अपन. ओके, नाउ क्या ट्रांस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह दिख रहा है. सो आई डोंट थिंक कि आपको ट्रांस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा. कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये कार्बन सबसे पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
क्या ये कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। नाउ अब ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को कायरल सेंटर देखना पड़ता है। तो क्या कायरल सेंटर है यहाँ पे? कायरल सेंटर वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। तो एक तो हाइड्रोजन, दूसरा Cl, इधर CH2 और इधर CHCl लगा हुआ, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप है। मतलब ये कायरल कार्बन हो गया और ये भी क्या हो गया आपका, कायरल कार्बन हो गया। नाउ अगर ये दोनों कायरल कार्बन हैं आपके, ठीक है, अगर ये दोनों कायरल कार्बन हैं तो हो सकता है कि ये दोनों कैसे हों आपके, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? देखो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ये इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था आपका कि ये मीजो हो जाए। क्यों? क्योंकि मीजो हो जाएगा तो इंटरनल कंपनसेशन से आपका कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब कि ये पीपीएल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, अब इसमें से अगर हम देखें कि इस मॉलिक्यूल का एक ये मॉलिक्यूल, ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर अपने पास ये मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, Cl है, आपके साइड है और एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन आपके साइड है और फिर Cl आपसे दूर है, ठीक है। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसके मिरर इमेज में भी अपने को क्या मिलने वाला है, इसके मिरर इमेज भी हमको मिलेगा। लाइक कि अगर हम मान लो कि इसका मिरर इमेज बनाएं, लाइक ओके, सो यहाँ पे Cl आपको इधर दिखेगा, ओके, और हाइड्रोजन वहाँ दिखेगा और नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा इधर, ओके, और फिर Cl यहाँ दिखेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों कैसे होंगे आपके, इनएंशियोमर्स होंगे। कैसे होंगे, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स कहने का मतलब, इनएंशियोमर कहने का मतलब कि एक मिरर इमेज और वो उसको क्या करे, आपको पूरा का पूरा सुपर इम्पोज ना करे, ठीक है। तो क्या आप थोड़ा सा चेक करके देखो कि क्या इसका मिरर इमेज पूरा का पूरा सुपर इम्पोज करेगा क्या, ठीक है। तो आप इस मॉलिक्यूल को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे, ओके, तो क्या ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इसको सुपर इम्पोज कर सकता है क्या? सो आई डोंट थिंक कि ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा आपको सुपर इम्पोज कर पाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली कैसा होगा आपका, इनएंशियोमर्स होंगे। कैसे होंगे ये, इनएंशियोमर्स, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, 2 इनएंशियोमर्स वाले जो पेयर थे, ठीक है। एंड मीजो कंपाउंड कितना हो गया, मीजो हो गया आपके पास 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ये होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो। तो ये अभी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स कितने आए हैं, 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3। नाउ उसके बाद अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, हाँ ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होता है, स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपको याद हो तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था हम लोग, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशनल में देख रहे हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होता है आपका और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी काउंट करना है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी काउंट करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम 5 आंसर नहीं लिख सकते। 5 क्यों, क्योंकि 3 आपका कौन सा, 3 आपके ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और एक मीजो, और 2 कौन सा, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे हम लोग को 5 आंसर लिखना गलत होगा। 5 आंसर लिखना गलत क्यों होगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने क्या किया, मीजो को तो काउंट कर लिया और इसको दोनों को काउंट कर लिया, तभी तो हम लोगों ने कितना, मीजो को काउंट कर लिया 1 2 3, ठीक है, और एक 4 और एक 5, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो, जो मीजो है वही सिस है ना, तो आप मीजो और सिस को 2 बार काउंट कर रहे हो, तो काउंट करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 कौन कौन सा है आपके पास आइसोमर्स, 1 2 3 4 5। बट अगर आप ध्यान दो तो जो सिस है वही मीजो है और जो ट्रांस है वही आपके क्या है, इनएंशियोमर्स है। इसका मतलब सिस और ट्रांस यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐड नहीं होगा, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, 3 होगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये मॉलिक्यूल्स आपके
क्या है, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कैसे भी अगर आपको मान लो कि दे दिया जाए मॉलिक्यूल, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को आप एक छोटे से और अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हो। द अप्रोच विल बी कि अगर मान लो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं आपके पास, ठीक है, लाइक कि अगर मान लो कि इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, लाइक ओके, सो एक यहाँ पे Cl है और एक यहाँ पे Cl है और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल सिस वाला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये CHH। थोड़ा सा ध्यान देना, जो लोग पहले नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं उसके लिए एक दूसरा अप्रोच ले रहा हूँ, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप मैं इस पहले वाले को मैं मिटा रहा थोड़ा सा। अब मैं सेकंड अप्रोच ले रहा, सेकंड तरीके से ले रहा कि आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हो कि कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, क्या है क्वेश्चन कि ये मॉलिक्यूल गिवन है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो मैं ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिस है और ये क्या है आपका ट्रांस। अच्छा, सिस और ट्रांस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे को पॉसिबल आपको स्टीरियो आइसोमर्स देखना है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, ज्योमेट्रिकल होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल रिंग है तो रिंग में क्या होता है आपका GI पॉसिबल होता है, तो हमने GI इसका ड्रॉ किया। नाउ एक सिस आ गया, एक ट्रांस आ गया। नाउ सिस और ट्रांस क्या होता है, देखो कि जैसे कि अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीजो ही फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। नाउ मीजो क्या होता है, मीजो होता है कि मॉलिक्यूल में अगर POS है या फिर COS है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मीजो। मीजो कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो हम मीजो ढूंढने का कोशिश करें। नाउ POS क्या होता है, POS वो होता है कि जिसके अलोंग अगर आप मान लो मॉलिक्यूल को कट करोगे तो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, ठीक है। सो क्या आपको यहाँ पे कोई POS दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिस इज द POS। इस POS को अगर आप कट यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री करोगे, इस अज्यूम करोगे, तो इस Cl का मिरर इमेज Cl, H का H, CH का CH और यहाँ CH2 का CH2, CH2, तो पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगेन देखो जो सिस वाला था वो क्या मिल गया आपको, मीजो मिल गया। नाउ इसमें कंसीडर करो कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप यहां से कट करोगे, ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन का मिरर इमेज क्या मिलना आपको, क्लोरीन नहीं मिला, क्लोरीन का मिल क्या जाएगा हाइड्रोजन, मतलब ये POS नहीं हो सकता। नाउ स्लाइस कट करके देखो कि जो स्लाइस कट था अपना कट अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो देखो क्लोरीन का मिरर इमेज क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मिरर इमेज क्या मिल जाएगा, क्लोरीन, मतलब यहाँ को इस मॉलिक्यूल में कोई भी POS नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, मीजो नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूं कि इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेता हूं, ओके, मिरर इमेज लेते हैं अपन, ठीक है। सो अगर मैं मिरर इमेज लूं, दिस इज द मिरर इमेज, ठीक है, ये H नीचे Cl ऊपर और यहाँ पे Cl नीचे और H ऊपर, ठीक है, यही। अब क्या करना है, मेरे को कोशिश करना है कि सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दो कायरल सेंटर हैं, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है और यहाँ भी कायरल सेंटर है, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर हो गए और मॉलिक्यूल में POS नहीं है, COS नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये भी मॉलिक्यूल मेरा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नाउ इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनैंसोमर पेयर भी तो होगा, उसका मिरर इमेज। अब देख लेते हैं अपन कि क्या इसका जो मिरर इमेज है वो इसको पूरा का पूरा कवर करने वाला है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा कर यहाँ रखो, नहीं होगा सुपर इम्पोज, क्यों, क्योंकि क्लोरीन को कौन ढकने वाला है, हाइड्रोजन, तो नहीं हुआ ना। आप रोटेट करने का कोशिश करो 180 डिग्री से, 180 डिग्री से, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता। तो आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो 180 डिग्री से रोटेट करने से क्या होगा, ओके, सो 180 डिग्री से अगर आप रोटेट करोगे तो 180 डिग्री रोटेट करने के दौरान तो ये Cl क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चला आएगा और ये Cl क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चला आएगा, ठीक है। सो अगर ये Cl यहाँ चला आया और ये Cl, तो ये मिरर इमेज बन सकते हैं, ओके। सी अगर हमने इसको यहाँ से ऐसे करके घुमा दिया तो ये 180 में यहाँ चला आएगा, तो एक Cl यहाँ पे है, ठीक है। और अगर 180 से हमने इसको यहाँ घुमा दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और फिर ये तो मिरर इमेज आ जा रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन
नाउ सी क्या किया हम लोगों ने कोशिश, हम ये कोशिश कर रहे हैं इसके मिरर इमेज को इससे कवर करने का कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मिरर इमेज एक दूसरे को कवर कर लेंगे तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ सी क्या होगा कि हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, तो ये हाइड्रोजन जो है अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा अगर आप रोटेट कर दोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा और फिर ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। मतलब होगा कुछ नहीं, बस ये मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा लेकिन पोजिशंस एटम्स के वही रहेंगे। आप रोटेट करके देखो ना, आप अगर इसको रोटेट करोगे पूरा का पूरा तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, ये क्लोरीन यहाँ चला आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा और ये क्लोरीन यहाँ चला। मतलब हुआ क्या, मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज यही मॉलिक्यूल रहा। तो क्या आप इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इंपोज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों इनैंशियोमर्स होंगे। कैसे होंगे ये दोनों? इनैंशियोमर्स होंगे। तो इनैंशियोमर्स हुआ तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये भी मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नाउ तो अपना जो क्वेश्चन था वो, तो अगर अपना ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो मेरा कितना आ रहा है 2 और मीजो 1 है ना। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे 2 कौन कौन सा, एक ये और एक ये, ठीक है। नाउ मीजो कंपाउंड कितना आया आपका 1 आया, तो मीजो कंपाउंड अपना ये आया सिस वाला। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आए, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप जानते हो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो को काउंट करते हो तो कितना हो गया 3। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे 3। यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि स्टीरियो आइसोमर्स में आप दिमाग लगा सकते हो कि सर सिस और ट्रांस दोनों भी तो होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सिस वाला ही तो मीजो है और ट्रांस वाले ही दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो जो बेसिकली रेसमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसका मतलब नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर कितना मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। और वो भी कौन कौन सा पेयर मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर इसका, इन दोनों इनैंशियोमर्स का क्या करो आप मिक्सचर बना दो तो क्या मिलेगा आपको, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और ये जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन उनके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा सिमिलर टाइप का। अगेन हम फिर से क्वेश्चन में ना यही सारे क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को नहीं मिटाता हूँ। लाइक मान लो कि अपने पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दे दिया आपको, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन इस मॉलिक्यूल को आपको उसी वाले फ्रेम में दिखाता हूँ सो दैट कि आपको दिखे सिस और ट्रांस, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सिस इसके पॉसिबल आइसोमर्स लिख लें, स्ट्रक्चरल मत लिखना आप, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा स्टीरियो पे डिस्कशन चल रहा अपना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके पॉसिबल आइसोमर्स लिखना है। किस कौन से आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चरल नहीं डील कर रहे हैं, हम स्टीरियो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहले ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक CH3 और फिर आपका H और यहाँ पे है एक CH3 और H। हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दोनों सिस हो, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक बार यहाँ पे CH3H हो और एक बार यहाँ पे हो, ट्रांस पोजीशन पे हो, बीच में कार्बन ब्लैंक पड़ा हुआ ना, ठीक है। ये रहा सिचुएशन। नाउ मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें अब अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ढूंढना है। देखो अब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन होता है, जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो। कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कैसा हो, डाइसिमेट्रिक हो। तो मैं क्या करता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपको कहीं भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या करना होता है, आपको एक सेंटर एज्यूम करना होता है और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके अपोजिट आपको मिलना चाहिए। देखो तो मिथाइल का ऊपर कहीं भी मिथाइल मिलने वाला है नहीं, इस मिथाइल का कहीं भी मिथाइल मिलने वाला आपको है नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इस मिथाइल के अपोजिट साइड में यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मिथाइल होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, इस यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको कभी चेक भी करने वाले नहीं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ढूंढते हैं, किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होता है जिसमें मॉलिक्यूल को मैं अगर कट करूंगा तो वो दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा और वो दोनों कैसे हो जाएंगे, मिरर इमेज होंगे। तो देखो यहां से मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव वाला चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। नाउ अब जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसको आप क्या बोल देते हो, मीजो। और अगर आप इसको ध्यान दो तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, सिस। सिस वाला फिर से मेरा क्या हो गया, मीजो हो गया। नाउ अगर मान लो इस मॉलिक्यूल में ढूंढने का कोशिश करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे को मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप मॉलिक्यूल को यहां से कट करोगे तो CH3 का मिरर इमेज क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन नहीं हुआ, ठीक है। अगर मान लो स्लाइस कट करोगे तो हाइड्रोजन का मिरर इमेज सिमेट्री, मतलब इस मॉलिक्यूल में ना ही COS POS, ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, डाइसिमेट्रिक है। तो डाइसिमेट्रिक इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या कायरल सेंटर है, आई होप आपको दिख रहा होगा कायरल सेंटर। क्यों, क्योंकि कायरल सेंटर होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप, 1 2, यहाँ गया CH2, यहाँ गया CH2, फिर से सेम हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो CH3 मिला, लेकिन यहाँ पे CH2, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो इसका मतलब ये भी कार्बन आपका कैसा है, कायरल है, और ये भी कार्बन कैसा है आपका, कायरल है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नाउ अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसका मिरर इमेज लेते हैं। सो एक यहाँ पे है आपका CH3H और फिर यहाँ पे आपका CH3H। ना इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे, सो मिरर इमेज अगर हम लोगों ने इसका लिया, ओके, सो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फिर CH3 एंड H। नाउ अब क्या करना है आपको कि इसका जो मिरर इमेज हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो यहाँ पे S होगा, अगर यहाँ S होगा तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मिरर इमेज बना, क्या ये मिरर इमेज किसी भी तरीके से इसको सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से पहले एज इट इज पिकअप करके यहाँ पे रखने का कोशिश करो। एज इट इज तो मिरर इमेज पूरा का पूरा कवर नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अब आप इसको ना रोटेट करके कोशिश करो रखने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप इसको रोटेट करोगे, कितने डिग्री से रोटेट करना, 180 डिग्री से रोटेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे ना 180 डिग्री से, तो इस हाइड्रोजन के बारे में सोचिए, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो आई थिंक हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ चलाएगा ना, ऊपर हाइड्रोजन ना नीचे मिथाइल, तो ऊपर हाइड्रोजन को कौन कवर करने वाला है, CH3, और नीचे यहाँ जो आपका मिथाइल आ गया था वो मिथाइल को कौन कवर करने वाला है, हाइड्रोजन। तो आई थिंक मिरर इमेज फिर से नहीं हुआ। तो अगर मिरर इमेज नहीं हुआ तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स, और इनएंशियोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन क्या बन गया, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2। फिर से मीजो कितना आ गया आपके पास, 2 ना। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फिर से कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो। ना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, अगेन 3। फिर से आपके दिमाग में नहीं काम करना चाहिए कि ये सिस और ट्रांस को क्यों नहीं ऐड किया। क्यों, क्योंकि सिस वाला ही मीजो है और ट्रांस वाला ही दोनों कैसे हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव है। और नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर फिर से कितना हो जाएगा आपका, 1। क्यों, क्योंकि इसका और इसका मिक्सचर मिलाओगे तभी वो क्या बनने वाला है आपका, रेसमिक मिक्सचर बनने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बनेगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नाउ फर्दर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको कि लाइक मान लो ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया, here is hydrogen, here is Cl, here is again Cl and here is hydrogen। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए अगर मैं बात कहूं आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 तरीके से देख सकते हो। 2 तरीके से कैसे देख, अभी यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये सिस करो और ट्रांस भी इसका होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बना के दे दिया, कैसा है, ये सिस है। अगर मान लो कि मैं ऐसा मॉलिक्यूल आपको देता Cl एंड Cl, तब आप यहाँ पे सिस और ट्रांस का माइंड लगाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो साफ है कि मॉलिक्यूल कैसा है आपका, सिस है। तो मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में POS है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो कायरल सेंटर होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लो कि दो डिफरेंट ग्रुप दिख गया, मैं इसको चेक करने वाला हूँ। यहाँ आगे बढ़ा CH2, यहाँ आगे बढ़ा CH2, नहीं हुआ डिसीजन, आगे बढ़ते हैं CH2, इससे आगे बढ़ते हैं CH2, इससे आगे बढ़ते हैं CHCl, इससे आगे बढ़ते तो CHCl। इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, कायरल है ही नहीं। दोनों ग्रुप कैसे आ गए आपके, सेम आ गए। तो जब सेम आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। जब कायरल सेंटर ही नहीं हुआ तो हम ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते, है ना। और ऐसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से यहाँ भी कट करोगे तो क्या दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। ओके, सो जिस मॉलिक्यूल में POS होगा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ओके, सो वो कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नाउ अच्छा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मीजो भी तो ऑप्टिकली क्या होता है आपका, इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये मीजो हो सकता है। तो मीजो तो तब हो ना जब कम से कम, अगर उसका पहला कंडीशन क्या है, मीजो का पहला कंडीशन ये है कि उसमें आपका 2 कायरल सेंटर होना चाहिए मिनिमम। इसमें 2 कायरल सेंटर हैं क्या, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये कैसा होगा आपका, ये मीजो होने के लिए 2 कायरल सेंटर चाहिए। तो कायरल सेंटर तो है ही नहीं, जब कायरल सेंटर है ही नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना ही नहीं, मीजो देखना ही नहीं। मतलब इसमें क्या होगा, कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आपके नहीं होंगे। ओके, अच्छा अगर इसमें मान लो कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये आपके GI कितने हैं, ठीक है। ऐसे GI में आपको ये मॉलिक्यूल सिस है, ठीक है। तो ऐसा देख करके आपको GI पूछने वाला वो नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। नाउ अगेन मूविंग फर्दर, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही फेमस और जनरल क्वेश्चन है आपके। जस्ट अ मिनट। ओके, यस, बहुत ही फेमस और जनरल क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको कहीं भी मिल सकता है। द क्वेश्चन इज कि फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, find minimum molecular weight of hydrocarbon which can show both geometrical isomerism and optical isomerism. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल सोचना है, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नाउ और वो जो मॉलिक्यूल जो उसको आप सोचोगे वो क्या होना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करना चाहिए और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो मीजो होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल को सोचना है कि क्या हो सकता है सबसे पहले, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके ना आप अपने थोड़ा सा सोचो, ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो आप थ्रू आउट मेरे थ्रू चले जाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, मजा नहीं आएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना आपको, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करना आपको दिखाना ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो वो मीजो होगा या फिर क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। देखो जो कंडीशंस है ना वो मैं फुलफिल करना चाहता हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि GI शो करना चाहिए। GI शो करने का मतलब क्या है, सिस और ट्रांस होना चाहिए। दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, या फिर अगर मीजो हो गया तभी वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशंस मेरे को सेटिस्फाई करना। मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक कार्बन लेता हूँ, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं कि मैं सबसे पहले हाइड्रोजन लगाता हूँ, मैं ऑप्टिकली एक्टिव बनाता हूँ सबसे पहले इसको, ठीक है। तो मान लो कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मेरे को हाइड्रोजन लेना पड़ा। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने CH3 ले लिया, ठीक है। तीसरा मैं क्या करता हूँ, देखो कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज करना है तो मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लिया। और एक और क्या यूज करता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लाइक CH डबल बॉन्ड, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और फिर CH3 ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और मैं कुछ ले ही नहीं सकता। ओके, ये हो गया आपके पास। सो आई होप, अच्छा ये क्यों लिया मैंने, इसलिए लिया क्योंकि देखो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, 4 डिफरेंट, तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, एक्टिव। पहला तो काम अपना हो गया। नाउ
दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इसको जीआई भी तो शो करना है, सिस और ट्रांस। तो देखो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं और यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं और इन दोनों में से एक कॉमन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये हाइड्रोजन और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीआई क्या कर सकता है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपका क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है, तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर, आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो जितना भी है। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 12 × 7 और 3 4 5 8 9 10। ठीक है, और फिर कितना हो गया आपका +10, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 × 12 3 4 5 6 9 और 10। ठीक है, इतना मॉलिक्यूलर मास इसका हुआ ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सही हो गया ना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक रिवर्स माइंड लगाता हूँ। रिवर्स ये लगाना है कि अगर आप देखो कि क्या रिंग कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, आई होप शो करता है, साइक्लोप्रोपेन शो करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जिंक जो रिंग कंपाउंड है उस रिंग कंपाउंड को लेता हूँ। तो सबसे छोटा रिंग कंपाउंड आपका क्या होता है, ये होता है सबसे छोटा रिंग कंपाउंड। नाउ अब इस रिंग कंपाउंड को मेरे को क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करवाना है और क्या शो करवाना है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक यहाँ पे CH3 लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये क्या कर सकता है आपका सिस और ट्रांस शो कर सकता है और उसके ऊपर से ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देख लो आप यहाँ पे अगर मान लो कि ये मीजो हुआ तो मीजो वाला तो नहीं करेगा शो, लेकिन मीजो वाला नहीं शो करेगा कि तो क्या उसका सिस वाला नहीं करेगा तो क्या ट्रांस वाला तो करेगा शो इसका आइसोमर। तो बेसिकली तो अगर मान लो कि इसका मैं ट्रांस थिंक करूँ, ठीक है, ट्रांस लाइक कि CH3 और H। ठीक है, तो ये जो होगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं मिले, ये सबसे पहले ट्रांस है तो ये ट्रांस है तो ये क्या कर सकता है, सिस भी शो कर सकता है। देखो सिस शो किया हुआ है और जो इसका ट्रांस वाला मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। नाउ तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ कितने, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ। ठीक है, तो कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 × 12 और हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 3 3 6 7 8 और 2 10। कितना हो गया आपका 10। तो यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे 7 कार्बन है। तो आई होप आंसर यही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिनिमम कार्बन आपको क्या करना था, ढूंढना था। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी जनरली माइंड में ये आता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोचना पड़ेगा कि क्या साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको मिनिमम कितना कार्बन पड़ा, 7 कार्बन का जरूरत पड़ा। लेकिन एक ऐसा भी तो पोजीशन होता है जहां पे जीआई एग्जिस्ट करता है, कौन सा आपका, वहां आपका जो रिंग होता है, रिंग में भी आता है। तो रिंग को आपको सोचना पड़ेगा कि रिंग में आप कैसे हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपने रिंग को सोच लिया तो रिंग को ऑप्टिकली एक्टिव करने का कोशिश करो। ठीक है, उसमें हाइड्रोकार्बन ध्यान रखना, हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए। सो आई होप ये है, तो इसमें आप काउंट करके क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वन अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द, अगेन यही क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल which can show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है जो क्या करेगा आपका, वो क्या करे बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, या फिर बेसिकली वो कैसा हो आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, तो फिर से हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपना कंडीशंस है वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का क्या मतलब हुआ कि देख मीजो अपन नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि मीजो बनाएंगे तो 2 कार्बन लेना पड़ेगा, तो मीजो रहने देता ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब वो ऑप्टिकली कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अपना यहाँ पे जो कंडीशंस आ गया कि हमको एक ऐसा मिनिमम हाइड्रोकार्बन कंसिडर करना है जो कैसा हो आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो। कैसा हो आपका, बेसिकली वो ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। आई होप आपको याद हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव वही होते हैं जो कैसे होते हैं, डाइसिमेट्रिक। तो हम सोचने का कोशिश करते हैं
कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए उस पर, और वो sp3 एक कायरल होना चाहिए, सिंगल कायरल सेंटर वाला ही कंसिडर कर लेते हैं, तो सिंगल कायरल सेंटर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए आपका, अगर सिंगल कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली कैसा होगा आपका, एक्टिव होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको मिनिमम कार्बन देने का, CH3 अगेन C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर क्या दे दिया आपने, CH डबल बॉन्ड और फिर CH2। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, और ये बीच वाला कार्बन आपका कैसा हो गया, कायरल हो गया। और आपको पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो वो मस्ट भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कौन सा था, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, डाइसिमेट्रिक होगा। अगर डाइसिमेट्रिक हो गया तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नाउ क्या कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल पॉसिबल है जिसका जो कायरल ना हो फिर भी आपका क्या हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए? कौन? एलीन्स हो सकते हैं, लाइक C डबल बॉन्ड C CH3H और फिर CH3 और फिर H, ठीक है। इस तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? देखते हैं चेक करके कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है मॉलिक्यूल, जो डाइसिमेट्रिक होता है। और डाइसिमेट्रिक कौन होता है मॉलिक्यूल, जो आपका क्या हो, उसमें POS या फिर COS ना हो। क्या ये जो एलीन है, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है इसमें आपका, इवन एलीन क्यूमिलीन है आपका, ठीक है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, डाइसिमेट्रिक है। कैसा है ये मॉलिक्यूल आपका, डाइसिमेट्रिक है। अगर ये डाइसिमेट्रिक हो गया तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ मिनिमम कार्बन का हमने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, और मिनिमम कार्बन का एक और मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर रखा है। अब अपन कंपेयर करेंगे किसका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। कार्बन काउंट कर ले, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। उसको ऊपर से यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है आपका, कम है। तो ज़्यादा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसमें से काउंट कर लो हाइड्रोजन, और फिर क्या करो, उसका मॉलिक्यूलर मास लिख लो, जितना भी होगा आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो ये 2 क्वेश्चंस और प्रीवियस 2 क्वेश्चंस ये थे कि आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल थिंक करना है। पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या होना चाहिए, उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, मिनिमम, बट वो मॉलिक्यूल जीआई और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होना चाहिए आपका, दोनों शो करना चाहिए। तो वो हम लोगों ने देखा कि क्या आंसर था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल सोचना है, थिंक करना है, जो कि कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। कैसा हो आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे माइंड में ये आया था, बट स्टिल आपको पता है कि जो क्यूमिलीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और आपको पता है क्यूमिलीन्स जो है उस मिनिमम सबसे छोटा क्यूमिलीन जो है आपका वो यही है। तो सबसे छोटे क्यूमिलीन पे हमने ट्राई मार लिया, तो वही क्या आ गया अपना, ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। और ऑप्टिकली एक्टिव आने के साथ साथ ही क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूलर मास भी जो पहला मॉलिक्यूल आपने सोचा था उससे कम ही आ गया। सो ये क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग को ये देखा, हम लोगों ने प्रोजेक्शंस पढ़ा था, ठीक है। प्रोजेक्शंस, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर यहां तक समझ में आया इट्स ओके। यहां के बाद एक फ्रेश टॉपिक है, आपको समझ में आना ही चाहिए, यहां से रिप्रेजेंटेशन समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला प्रोजेक्शंस आई होप मैंने आपको बताया था, वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शंस, ठीक है। नाउ सेकंड मैंने आपको बताया था फिशर प्रोजेक्शंस, फॉर्मूला लास्ट में लिखा रहता है, आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो बताया था न्यूमैन या फिर सॉहर्स, ठीक है। न्यूमैन ही लिख लेता था, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और जो फोर्थ में आपको बताया था वो बताया था सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये और ये 2 मैंने तो आपको बता दिया, न्यूमैन प्रोजेक्शंस और सॉहर्स प्रोजेक्शंस मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। नाउ अब जो आता है क्वेश्चंस, वो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ना है अपने को, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विथ न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ओके। सो स्टार्ट फर्स्ट, थर्ड अपना प्रोजेक्शंस है न्यूमैन, स्पेस नहीं देते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। फॉर्मूला,
ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर्मूला क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर्मूला जो है ना, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है पहले न्यूमैन बता दूं या फिर आपको सॉहर्स बता दूं? ठीक है, पहले मैं न्यूमैन ही बता देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले सॉहर्स कर लेते हैं। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट यार, वायर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड इट, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा लेट में करते हैं, थोड़ा सॉहर्स प्रोजेक्शंस कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, नाउ दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शंस। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक प्रोजेक्शंस आप कोशिश करो। ठीक है, मैं एक रिप्रेजेंटेशंस आपको दे रहा कि लाइक ये ऐसा, इस मॉलिक्यूल को आप थिंक करो। ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल है कैसा, ये मॉलिक्यूल है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो अज्यूम लाइक ये। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज okay, now सी क्या है ये मॉलिक्यूल, ये इसको आपको ऐसे समझना है जैसे कि आपको वाई समझना है। ठीक है, वाई, 2 वाई हैं अपने पास। ठीक है, 2 वाई, तो 2 वाई को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं ऐसे करके, 2 वाई, ये वाला प्रेजेंटेशन हुआ। नाउ एक वाई को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, एक वाई को नीचे रख सकते हैं। देखो, एक वाई को ऊपर और एक वाई को उलट के रख दिया, कनेक्ट कर दिया बीच वाले। ठीक है, नाउ थर्ड क्या कर सकते हैं कि अच्छा, सामने वाले वाई को हमने सीधा रखा है, पीछे वाले वाई को हमने क्या रखा है, अपोजिट रखा है। नाउ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सामने वाले को अपोजिट कर दें, सीधे इधर वाले को सीधा रखें। देखो, सामने वाले को अपोजिट कर दिया, पीछे वाले को हमने सीधा कर दिया। नाउ अब ये क्या है, ये बेसिकली दोनों को ऊपर रख सकते हैं और एक बार दोनों को नीचे रख सकते हैं। वाई मतलब वाई उल्टा, वाई सीधा, 4 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, 2 वाई हैं तो क्या कर सकते हो, दोनों वाई को ऊपर रख सकते हो या फिर दोनों वाई को नीचे रख सकते हो, एक को ऊपर एक के नीचे, या फिर एक को नीचे और एक को ऊपर। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। नाउ अब ये सॉहर्स प्रोजेक्शंस होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको जो ये मॉलिक्यूल मिलने वाला ना, वो ऐसा टेढ़ा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, फ्रंट कार्बन होता है। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में हम लोग देखते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ, फिर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, लाइक अपन ना सबसे पहले सिंपल वाला ही कर लेते हैं, ये प्रोजेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके, सॉहर्स समथिंग, कोई घोड़ा टाइप का आपको दिख रहा होगा, हॉर्स टाइप का, वो खिलौने उलौने में होता है, उससे उसका रिलेशन है। लाइक मान लो कि COOH, OH, H, Cl, H एंड अगेन Cl। ठीक है, ये रहा, ये मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है क्या, ये मॉलिक्यूल कैसा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करके दिखा रहा, लाइक COOH। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, एक H है और एक साइड Cl है, फिर एक यहाँ पे H है और एक यहाँ पे Cl है और एक COOH। ये मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। फिर से मैं आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेशन सारा वही है जो अभी हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शंस और वेजडेस प्रोजेक्शन में पढ़ा था। तो अब क्या है, मॉलिक्यूल को जो डबल कायरल सेंटर है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जा रहा है। न्यूमैन एक था साइंटिस्ट, केमिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किया। ठीक है, वो क्या है कि 3 डायमेंशनल इमेज को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया। ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, लाइक आपको पता है कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो टेट्राहेड्रली होगा अटैच्ड। ओके, नाउ
अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे पेन का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है ना माइंड का, वो ओपन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये बात हुआ, नाउ दिस इज़ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा वी शेप ले लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ, नहीं तो आप बोलोगे सर वी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ओके, नाउ सी दिस इज़ द मॉलिक्यूल। ये अगर मान लो कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा ऑल दो आपको पता है कि इंक्लिनेशंस होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, जैसे कि अगर अपन मान लें, मैं फिर ये, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये Cl है और ये वाला आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। और बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है जो लंबा दिख रहा है आपको, एलोंगेटेड दिख रहा है, वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड में भी क्या होगा, एक ऊपर Cl होगा जो रेड पेन दिखा रहा हूं मैं, और इधर से क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा, और इधर क्या होगा आपका क्लोरीन होगा। सो बेसिकली ऐसा रिप्रेजेंटेशन, मेरे पास पेन नहीं है और मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो आपको ऐसे ही इमेजिन करना होगा। सो ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है कि देखो, फिर से मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंटेड है। देखो, अगर मान लो इस वाले कार्बन के बारे में अपन सोचे, तो इस कार्बन के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, और एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो नाउ ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक। मैं कार्बोक्सिलिक का कलर ही चेंज कर देता हूं सो दैट कि आपको पता चले, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक रहा, ये कार्बोक्सिलिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आई होप आपको अभी भी दिख रहा होगा कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। सो नाउ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन है जो कि यहां दिख रहा है, और ये आपका क्लोरीन है जो यहां पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ तो मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को आपको ऐसे करके दिखाया है, ऐसे करके दिखाया। नाउ दूसरे जो यहाँ पे जो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, उस पे भी एक कार्बोक्सिलिक होगा और एक हाइड्रोजन होगा और एक आपका क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन होगा। फिर से देखो आप, एक ऊपर कार्बोक्सिलिक होगा। देखो, अब तो मैं ब्रह्मा जी हूं नहीं कि मेरे पास ढेर सारे हाथ हैं तो मैं वो उसके हेल्प से करूं, मेरे पास 2 ही हाथ हैं, अब पेन भी लिमिटेड है, तो आपको अभी ऐसे ही समझना होगा। देखो, ऊपर एक कार्बोक्सिलिक और एक यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन, और एक इधर आपका क्या होगा क्लोरीन। नाउ इस मॉलिक्यूल को आप वहां पे महसूस करो कि वो कैसे प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अभी मैं कैसे करूं यार, मेरा हाथ भी टेढ़ा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे करके प्रोजेक्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। ये देखो, कार्बोक्सिलिक आपका ऊपर, और फिर ये कार्बोक्सिलिक आपका ऊपर, ये कार्बोक्सिलिक ऊपर, और ये हाइड्रोजन इधर, और ये क्लोरीन इधर, और ये बॉन्ड है यहाँ पे क्या हुआ, और मैंने आपको बोला था ना कार्बोक्सिलिक यहाँ पे, और फिर ऐसे करके रिप्रेजेंट। सो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है वो रिप्रेजेंटेड है ऐसे, वो मॉलिक्यूल ऐसे आपको रिप्रेजेंट वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को, इसी प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सौहर्स प्रोजेक्शंस बोलते हैं। इसी प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सौहर्स प्रोजेक्शन। अब इसमें आपको टेक्निकली वर्ड्स जो समझने हैं वो ये समझना है कि जो सौहर्स प्रोजेक्शंस है, ठीक है, सौहर्स प्रोजेक्शंस होता क्या है। देखो, बेसिकली सौहर्स प्रोजेक्शन जो आपको मिलने वाला है वो इतना ही मिलने वाला है। अब क्या है कि अगर मान लो कि मैं चारों प्रोजेक्शंस को आपको दिखाना चाहूँ कि चारों प्रोजेक्शंस कैसे हुआ, तो आपको पता है कि सबसे पहले ये आपको समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वही टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन को अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो मैंने आपको साफ अभी पेन से हेल्प करके बता दिया ना। आपको ऐसे महसूस करना है कि जैसे कि अगर मान लो कि एक कार्बोक्सिलिक ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और चौथा बॉन्ड यहाँ पे, फिर से कार्बोक्सिलिक ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक आपका क्लोरीन ग्रुप, ऐसे करके महसूस करना। अगर इस मॉलिक्यूल को आप नहीं महसूस करोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। सो आपको ये सौहर्स प्रोजेक्शंस पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं रिस्क नहीं लेता, मैं आपको फिर से एक बार सौहर्स प्रोजेक्शंस दिखा देता हूँ कि सौहर्स प्रोजेक्शंस है कैसा, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेड कैसे है, ठीक है। आपको इसका क्या समझना है, ये ऐसे करके, ठीक है, आपको समझना ही पड़ेगा सौहर्स प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि फिर मैं आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन में लेके चलने वाला हूँ आपको, ठीक है। सौहर्स से मैं उसमें कन्वर्ट करवाऊंगा। ये मॉलिक्यूल है, देखो ऐसे करके देखो, ये हाइड्रोजन, फिर से ये क्लोरीन, और ये आपका कार्बोक्सिलिक। अब इसी का मिरर इमेज यहाँ पे सोच, एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक क्लोरीन यहाँ पे। यही मॉलिक्यूल को अगर मान लो कि कैमरा आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ से अगर आप इमेज लोगे तो कैसा दिखेगा, वैसे ही दिखेगा ना, वाई उल्टा सा। देखो यहाँ पे वाई उल्टा सा, और एक ऊपर और एक ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे, फिर एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे, जो कार्बोक्सिलिक यहाँ है, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक क्लोरीन इधर, वहां भी उल्टा वाई आपको दिखने वाला है, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शंस आपको बेसिकली वहां पे दिख रहा है। आप यहाँ से फोटो खींचो ना, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करके आप क्या करो, यहाँ से फोटो लो, ठीक है। अगर आप यहाँ से टेढ़ा लोगे और ऐसे बॉन्ड को रखोगे तो एक नीचे रहेगा और एक ऊपर यहाँ पे कार्बन रहेगा, और यहाँ से अगर आप फोटो लेते हो तो फोटो लोगे तो यही इमेज आएगा। आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए। सो दिस इज द फीचर सौहर्स प्रोजेक्शन। ये सौहर्स प्रोजेक्शन है आपका, ठीक है। ये फीचर प्रोजेक्शन है, ये आप पहले से इंट्रोड्यूस है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाया। ये रहा सौहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सौहर्स प्रोजेक्शन में जो आपको टेक्निकली ध्यान रखना है, अब देखो
अभी बोलोगे कि सर आपने तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, ये सारे रिप्रेजेंटेशन तो दिख नहीं रहा। आपको पता है कि जब आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने का कोशिश करते हैं। देखो रोटेशन करने का भी कैसा तरीका है, रोटेशन करने का तरीका है कि एक को फिक्स रखो और दूसरे को 180 से रोटेट करो, दूसरे से क्या करो आप 180 से रोटेट करो। तो मैं आपको सारे फिगर्स यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कराना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक जगह लेता हूँ। नाउ सी, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही फिक्स रखा और इसको 180 से रोटेट किया। 180 से रोटेट करने का मतलब ये जो अभी कार्बोक्सिलिक ऊपर है तो 180 रोटेट करोगे तो कहां चला आएगा, वो नीचे। तो मैंने इसको एज इट इज रखा ऊपर, यहां इस एक को फिक्स रखना है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को रोटेट करना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक इस वाले कार्बोक्सिलिक में कोई रोटेशन नहीं हुआ, यहां पे रोटेशन हुआ, तो इस कार्बोक्सिलिक को मैं एज इट इज लिखता हूं। सो हियर हाइड्रोजन एंड हियर इज ये नाउ एक ऊपर। अब क्या हुआ, ये जो कार्बोक्सिलिक ऊपर था वो कार्बोक्सिलिक कहां आ चुका है, आपका नीचे आ चुका है। दूसरा, अब अगर ये क्लोरीन है 180 से रोटेट करोगे तो 180 से इधर चला जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 180 रोटेट करेगा ना, और ये जो हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा रोटेट करेगा तो कहां चलाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना सब 180 रोटेट करने का मतलब क्या है कि हर एक जो ग्रुप है वो अपने अपोजिट साइड चला जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अपने अपोजिट साइड चला जाएगा, हाइड्रोजन अपने अपोजिट साइड चला जाएगा और क्लोरीन अपने अपोजिट साइड चला। देखो तो कार्बोक्सिलिक 180 से रोटेट करोगे तो नीचे, देखो नीचे आ गया। हाइड्रोजन 180 से रोटेट करोगे तो यहाँ, तो देखो यहाँ आ गया। क्लोरीन को 180 से रोटेट करोगे तो यहाँ, तो देखो क्लोरीन वहां चला गया। ओके, सो आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया, ये दोनों उल्टे वाले वाई, ओके, दोनों उल्टे वाले वाई आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक पहला वाला आपका कैसा है, उल्टा वाई, और जो दूसरा है वो कैसा है आपका सीधा वाई, ठीक है। सो ये दोनों उल्टा वाला वाई का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख गया, और एक आपका उल्टा और दूसरा आपका सीधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको वहां पे दिखा दिया। नाउ अगर आप चाहो कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखना चाहो, ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहो कि मेरे को क्या करना है कि पहले वाले को सीधा रखना है और दूसरे वाले को उल्टा, तो आप क्या करो, इसको रोटेट करो 180 से, ठीक है। इसको अगर आप 180 से रोटेट करोगे तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको फिक्स रखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरा आपको उल्टा चाहिए ना, दूसरा देखो उल्टा, और ये आपको ये भी उल्टा चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सीधा चाहिए लेकिन ये यहाँ पे उल्टा है, तो इसको आप फिक्स रखो और इसको 180 से रोटेट कर दो। अगेन मैं आपको ध्यान दिला दूं, 180 से क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 180 से रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो आप इसको एज इट इज रखा है। नाउ सो मैंने ऊपर वाले को एज इट इज रखा, हाइड्रोजन एंड Cl, ठीक है। और बेसिकली मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ Cl, ओके। सो दिस नाउ थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखाया जाता है, वो इसका भी मैं आपको टर्म बताऊंगा कि ये इंक्लिनेशन क्यों होता है। नाउ इसको आपने रोटेट कर दिया कितने से, 180 से, तो ऊपर का कहाँ चलाएगा, नीचे, ठीक है। और ये जो आपका है वो कहाँ चलाएगा, COH इधर चलाएगा, सॉरी H आपका अपोजिट साइड और Cl आपका इधर, Cl। सो ये आ गया आपका, देखो रिप्रेजेंटेशन कौन सा, ये थर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन, एक तो ऐसा और दूसरा ऐसा, ठीक है। थर्ड रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। नाउ फोर्थ रिप्रेजेंटेशन जो आपका है कौन सा, ये वाला भी दिख गया आपको। अब दोनों वाई सेम साइड होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी को भी रोटेट कर लो। आप क्या करो, इसको फिक्स रख के इसको रोटेट कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको फिक्स रख के इसको रोटेट कर दिया, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा ऊपर कार्बोक्सिलिक था उसको मैंने कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। अब जो CH इधर था वो 180 से रोटेट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन। एक जो Cl है 180 से रोटेट करेंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, Cl। नाउ फिर यहाँ पे तो कोई रोटेशन ही नहीं किया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड H और Cl। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि फिशर प्रोजेक्शंस में कैसे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली 2 कायरल सेंटर वाले को यूज किया जाता है, और अपने सिलेबस में 2 ही कायरल सेंटर है तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कभी 3 कायरल सेंटर पे जाने वाले नहीं हैं। सो आई होप मैंने आपको सारे मॉलिक्यूल, सारे प्रोजेक्शंस दिखा दिए। तो अपने को क्या समझना है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में आपको अभी बेसिकली समझ लो कि आपको ऐसा कुछ 4 इमेज मिलने वाला है, ठीक है। अब ये 4 इमेज कैसा होगा, तो मैंने आपको दिखाया कि ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है कैसा, वो पेन से आपको मैंने दिखाया कि कैसे करके मॉडल बना के दिखाया कि मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंटेड, फोटो कहाँ से लिया गया, कैमरा कहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे लगाया गया था, ठीक है। नाउ अब मैं आपके सारे इसके टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ कि कौन सा कार्बन फ्रंट है, कौन सा कार्बन बैक है, और ये इसको एलोंगेटेड क्यों किया गया है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो बेसिकली आपको फिशर
प्रोजेक्शंस में ये 4 इमेज मिल सकते हैं और ये 4 इमेज का मतलब क्या है, कैसे रिप्रेजेंटेशन है, इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, तो आप सबका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। सो इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया और फिर मैंने आपको दिखाया कि एक प्रोजेक्शन से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। बस ध्यान रखना आपको यहाँ पे जो आपको रोटेट करना है वो कितने से करना है, 180 से करना है, 180 से भी आपको कम करने का, रोटेट करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रोजेक्शंस आपको मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ओके। सो इसके डेफिनेशंस को लिखते हैं। सॉहर्स प्रोजेक्शंस फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स the 3D projection 3D in 2 dimensional या फिर 2D लिख सकते, 2 dimensional, it is representation of the 3D in 2 dimensions, ठीक है। 3D इमेज को बेसिकली आप क्या करो, 2 डायमेंशंस में कर रहे हो, ठीक है ना। थर्ड जो है आपका वो ये है कि एक अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो लेफ्ट दिस इज लेफ्ट कॉमा डाउन, लेफ्ट कॉमा डाउन मोस्ट कार्बन इज फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन कहने का मतलब क्या है, फ्रंट कार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने अभी आपको जो मॉलिक्यूल दिखाया था, जो मॉलिक्यूल पेन के मॉडल से जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वो पहले वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके पीछे था वो 2 कार्बन, ठीक है। तो जो आपके सामने है ना कार्बन, उसको हम लोग नीचे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन है, अगेन अपन ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर अपना रिप्रेजेंटेशन है, मैं इस वाले रिप्रेजेंटेशन को इस बार आपको दिखा रहा, ठीक है, सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा है कुछ, 2 आपके नीचे कार्बन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन और एक ऊपर, ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये यहाँ पे, तो ये एक पीछे और एक ऊपर है। तो बेसिकली क्या है कि मैं ऐसा करके दिखा रहा आपको, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वाला जो कार्बन है ना, सामने, आपके सामने वाला कार्बन, आपसे जो नजदीक है वो ये वाला कार्बन है, और जो दूर में है ना वो क्या है आपका, थोड़ा सा दूर है। ये जो ऊपर है ना कार्बन, थोड़ा सा ऊपर है, वो कार्बन पीछे वाला कार्बन, रियर कार्बन जिसको हम लोग बोलेंगे, ओके। सो लेफ्ट कॉमा डाउन मोस्ट कार्बन इज फ्रंट कार्बन, ओके, फ्रंट कार्बन। सेकेंड आपको जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट, जो राइट साइड में है आपके, मेरे राइट साइड में, ठीक है, और आपके भी आई होप राइट साइड में होगा जब आप अपने नोटबुक में लिख रहे होगे, और राइट साइड में है एंड राइट कॉमा टॉप कार्बन इज रियर कार्बन बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, बैक कार्बन भी बोल सकते हैं, ओके, बैक कार्बन भी बोल सकते हो। नाउ थर्ड जो आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड और इंक्लाइंड दिखाया जाता है, ठीक है। एलोंगेटेड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कर पाओ आप बॉन्ड, इसके लिए, ठीक है। सो 2 कायरल कार्बन बॉन्ड इज elongated and inclined, ठीक है। और जनरली इंक्लिनेशन जो होगा वो नीचे से ऊपर ही जा रहा होगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस है। आई होप आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन समझ में आया हो। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि ये 4 इमेजेस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। कैसा, दोनों वाई उल्टा हो जाए, एक सामने वाला वाई उल्टा, पीछे वाला वाई सीधा, या फिर एक सामने वाला वाई आपका सीधा, पीछे वाला उल्टा, या फिर दोनों वाई आपका कैसा हो जाए, सीधा हो जाए। ये 4 प्रोजेक्शंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्शंस का फिजिकल कैसा है वो फिजिकली वो मैंने आपको पेन के हेल्प से दिखा दिया। ये कार्बन कहाँ पे है, ये कार्बन कहाँ पे है, ठीक है। ये इनके बीच में इंक्लिनेशन होता है, एक जो आपका एलोंगेटेड बॉन्ड होता है वो उसको दिखाया जाता है। वो सारे टेक्निकल वर्ड टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सो आई होप अब आप अगर आपको प्रोजेक्शंस मिलेगा, सॉहर्स प्रोजेक्शंस मिलेगा, तो आप सॉहर्स प्रोजेक्शंस को पहचान सकते हो। कम से कम आप इतना पहचान लेना कि ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, और सॉहर्स प्रोजेक्शंस का फील रखना बेसिकली कि ये मॉलिक्यूल है कैसा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में यहाँ पे यही है सॉहर्स प्रोजेक्शंस में,
कि आपको उसका फील रखना है कि वो मॉलिक्यूल बेसिकली है कैसा, दिख कैसा रहा है। ये मॉलिक्यूल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल है कैसा, वो पेन वाले मॉडल से कि वो कैसे रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो सोहर्स प्रोजेक्शंस। नाउ नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो हम लोगों ने पहले लिखा था। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिला दूं कि जब मैंने आपको वेज और डैश फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी वेज डैश एंड आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वही वाली कहानी है कि अगर एक गिलास पानी भर के दे दिया जाए तो सॉरी हाफ, अगर आधे गिलास पानी भर के दे दिया जाए और एक इंसान से पूछा जाए कि इसमें क्या, ये इसके बारे में आप एक कमेंट करो, तो एक बोले अगेन। चल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर्मूला। ओके, सो न्यूमैन प्रोजेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शंस में हम लोग बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक दो और प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है, मैं वो सारे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसमें ये फ्रंट अप। ओके, नाउ एक ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है कि अगर मान लो लाइक, ठीक है, सो अप हियर इज नाउ। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशंस तो आखिर हो ही गए हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं ना, सी ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आप बस एक दो को समझ जाओ ना, फिर आप सारे को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कैसा। नाउ अब ये जो प्रोजेक्शंस है वो क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि फिर से कहानी वही है, वो पानी और ग्लास वाली कहानी। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल को अगर आप किस एंगल से देखते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो ऐसे रहा। ठीक है, मेरे पास और भी कोई पेन तो नहीं है, पेन जिसके हेल्प से मैं आपको बता पाता। ओके, सो इधर है। ओके, ठीक है, आपको बस एक बार में समझना होगा कि कैसे है ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशंस को आपको एक बार में ही समझना, क्योंकि मैं बार बार ये पेन वाला अरेंजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ सी। ठीक है, ये जैसे कि ये रहा रिप्रेजेंटेशन आपका। ओके, मैं थोड़ा, ये रिप्रेजेंटेशन रहा, ये सोहर्स है। ठीक है, सोहर्स कहने का मतलब, ये मेरा हाथ आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा माइट बी, बट आपको थोड़ा सा समझना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये सोहर्स है। ठीक है, ये सोहर्स प्रोजेक्शन है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, ये वाला कार्बन फ्रंट और ये वाला हाथ वाला कार्बन मेरा बैक। ठीक है, ये रहा सोहर्स प्रोजेक्शंस। दिस इज अ सोहर्स प्रोजेक्शंस। ओके, दिस इज सोहर्स प्रोजेक्शंस। मैं सोहर्स प्रोजेक्शंस एक बार रिप्रेजेंट कर दूं, फिर आपको मैं बताऊं सोहर्स प्रोजेक्शंस। ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शंस में क्या होता था, जैसे कि मान लो कि मैं कौन सा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करूं आपको, कि लाइक अपोजिट वाई वाला में ही मैं करता हूं। ठीक है, सो सोहर्स प्रोजेक्शंस में जैसे कि ये ऐसा था, ये ऐसा, ये ऐसे ऐसा। ठीक है, ऊपर कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे H, एक Cl और एक H और एक Cl। ठीक है, नाउ इस मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आपके सामने। सो बेसिकली ठीक है, ये जो दो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कैसे हैं, सोहर्स प्रोजेक्शंस हैं। दो ऊपर वाले जो हैं वो कैसे हैं आपके, थोड़ा सा नीचे लेना होगा इसको। एक मिनट मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। ओके, नाउ दिस इज जस्ट, अरे यार चलो फिर से मैं करता हूँ। हाँ, बहुत दिक्कत है। विदाउट मॉडल आइसोमरिज्म बहुत दिक्कत है पढ़ाना। अभी मैं तुरंत कर रहा हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं तुरंत करूँगा, आपको समझना होगा उसी में। ठीक है, अगेन
चलो रेडी हो जाओ आप समझने के लिए। नाउ दिस इज, ठीक है, थोड़ा मेरा हाथ डिस्टर्ब कर सकता है आपको, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। यहाँ से अगर मैंने मान लो कि मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया आपको, तो ये कैसा हो गया, सॉहर्स प्रोजेक्शंस हो गया, ठीक है। ध्यान दो, अभी ये सॉहर्स प्रोजेक्शंस ये आपका क्या होगा, न्यूमैन में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये रहा सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे देख रहा होगा आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब कैमरा आपने कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा टेढ़ा करके आप कैमरा लगाए, वो देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, फोटो लिया यहाँ से, तो ये हो गया आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या है, ये बदल गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शंस। कैसा बदल गया आपका, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल है न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखो दो सामने वाले कार्बन पे इधर और एक ऊपर, ये और ये आपका सामने और एक कार्बोक्सिलिक ऊपर, देखो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। और जो ए डैश है वो रेड वाला है और ए डैश आपके कैसे हैं, बैक हैं। फिर से आप ध्यान दो, मैं फिर से अब हाथ वाथ नहीं लगाने वाला, आपको समझना ही पड़ेगा। ये रहा आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। अगर आपने यहां से देखा तो सॉहर्स प्रोजेक्शन, और अगर आपने यहां से देखा सामने वाले कार्बन से देखा तो क्या कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ध्यान रखना, फ्रंट कार्बन कौन है, रियर कार्बन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पे कौन सा रिप्रेजेंटेड है, फ्रंट कार्बन और कौन सा रियर कार्बन। ये सॉहर्स प्रोजेक्शंस, और ऐसे सामने से देख लिया तो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप करो और फिर से आप देखो कि कौन कौन सा प्रोजेक्शंस है वो, ठीक है। नाउ सी, हुआ क्या कि अगर इस मॉलिक्यूल को आप यहां से देखते हो तो सॉहर्स प्रोजेक्शन देता है, अगर आप यहां से देखते हो तो वो दोनों कार्बन कैसे हो जाते हैं, सेम पे आ जाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। नाउ अब अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शंस में देखोगे तो हुआ क्या था कि एक कार्बन आपके सामने था और एक कार्बन जस्ट पीछे था। तो जो सामने वाला कार्बन है ना, फ्रंट कार्बन, उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ठीक है। और उसमें जो भी आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है वो, जो पीछे वाला कार्बन था ना, उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये पीछे वाले कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कल है, ये जो पीछे वाला सर्कल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहो, डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहोगे तो हुआ क्या कि अगर आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे, थोड़ा सा टेढ़े पे, स्क्यू साइड से अगर आप देखते हो तो आपको कैसा प्रोजेक्शन दिखता है, सॉहर्स प्रोजेक्शन। और उसी मॉलिक्यूल्स को अगर उस कार्बन के अलोंग देख लेते हो, जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ कि इस पे नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कार्बन के जस्ट सामने से देखते हो तो आपको कैसा नजर आता है, इसी कार्बन के जस्ट पीछे ये कार्बन नजर आता है। तो इस कार्बन को आप सामने वाले कार्बन को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हो और पीछे वाले कार्बन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो, सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हो। नाउ अब जो कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है वो ऊपर लगा हुआ है, जो Cl है, और ये H है। अगर मान लो कि इसी मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करना चाहें किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शंस में, ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस में बेसिकली क्या होगा कि ये Y रहा सामने वाला कार्बन, क्योंकि सामने वाले कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। तो ऊपर कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस डायरेक्शन में कौन है, हाइड्रोजन, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका Cl। नाउ कार्बोक्सिलिक के जस्ट पीछे आपका कौन सा है, एक और कार्बोक्सिलिक है पीछे, ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो कौन सा आपका, बैक कार्बन दिखा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक के जस्ट पीछे कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक है, और इस हाइड्रोजन के पीछे भी क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन होगा, और इस क्लोरीन के पीछे क्या होगा आपका, एक क्लोरीन होगा। सो बेसिकली आपने क्या कर दिया, सॉहर्स को न्यूमैन में भी कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं कि सॉहर्स पोजीशंस को न्यूमैन पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे कन्वर्ट। तो आप इस मॉलिक्यूल को फिजिकली सोचो ना कि इस मॉलिक्यूल को अभी आप सामने से देख रहे हो, अगर टेढ़े से देखोगे तो आपको कौन सा प्रोजेक्शन दिखेगा, सॉहर्स प्रोजेक्शंस दिखेगा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि सॉहर्स प्रोजेक्शंस क्या होता है। नाउ अब सॉहर्स प्रोजेक्शंस में आपको जो देखना है वो फिर से क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जो आपको देखा, आप जो इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो न्यूमैन प्रोजेक्शंस में, द मॉलिक्यूल इज व्यूड, अगेन ये क्या है आपका 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को आप क्या कर रहे हो, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर। द मॉलिक्यूल इज viewed along the carbon atom, ठीक है। ओबियस यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो कौन सा, कायरल कार्बन के हम बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, कायरल कार्बन के अलोंग देख रहे हो, है ना। सो बोथ कार्बन ओवरलैप each other, okay, both carbon overlap each other। दूसरा क्या है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है, दूसरा इसमें ये होता है कि both carbon overlap each other, तो front carbon, okay, front carbon is represented by dot,
ओके, एंड रियर कार्बन, बैक वाला जो कार्बन होता है, ओके, रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यूमन प्रोजेक्शंस। सो आप मेरे को क्या बता सकते हो कि इसमें फ्रंट कार्बन कौन सा है, बैक कार्बन कौन सा है? सो ये आपका क्या है, फ्रंट कार्बन है, ओके, फ्रंट कार्बन, और ये क्या है आपका, बैक कार्बन है, ये क्या है आपका, बैक कार्बन है, ठीक है। और फ्रंट कार्बन पे जो आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप लगे हुए हैं और जो बैक कार्बन पे आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शंस और सॉहर्स प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि न्यूमन प्रोजेक्शंस कैसे वाले मॉलिक्यूल, आप कैमरा कहाँ रखोगे जो आपको न्यूमन प्रोजेक्शंस दिखेगा, और आप सॉहर्स प्रोजेक्शंस में आप कैमरा कहाँ रखते हो और वो मॉलिक्यूल तब आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। सो बेसिकली कुछ भी नहीं, मॉलिक्यूल एक ही है, अलग अलग तरीके से देखने से मॉलिक्यूल आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है। नाउ इसमें आपको अब सारा टेक्निकल वो टर्म्स क्लियर होना चाहिए, सारा टेक्निकल जो फिगर्स हैं वो सारे क्लियर होना चाहिए, पॉइंट का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब क्या है, ठीक है, इस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो वाई का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी चल रहा है, वाई, क्योंकि वहां पे जो आपके 4 रिप्रेजेंटेशन आए थे, कौन कौन से, दोनों वाई सीधा या फिर दोनों वाई उल्टा, एक वाई सीधा एक वाई उल्टा और फिर एक उल्टा दूसरा सीधा, तो वो 4 वाई वाले कंडीशंस यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा है कि यहाँ पे ये कौन सा केस है जहाँ पे दोनों वाई आपका कैसा है, उल्टा है। ये कौन सा केस है, पहला वाला वाई आपका सीधा है, दूसरा वाला वाई कैसा है आपका, उल्टा है। ये कौन सा केस है, पहला वाला वाई आपका उल्टा है, दूसरा वाला वाई कैसा है आपका, सीधा। एक और चौथा जो केस हो सकता है वो क्या हो सकता है कि दोनों वाई आपका कैसा हो जाए, सीधा हो जाए, ठीक है। लाइक ऐसे, मैं क्या करते हैं ये, ओके, नाउ दोनों वाई आपका कैसा हो जाए, सीधा हो जाए। दोनों वाई सीधा होने के लिए ये केस करना पड़ेगा, ठीक है, ये केस। तो ये 4 केसेस यहाँ भी पॉसिबल है। आप ध्यान दो ना कि मॉलिक्यूल को अगर आप थोड़ा सा टेढ़े में देखते हो, इंक्लिनेशन में देखते हो, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के अंदर जैसे स्क्यू पोजीशन से देखते हो, ठीक है, तो आपको सॉहर्स दिखेगा। और अगर वही मॉलिक्यूल के कार्बन के सामने अगर कैमरा ले जाकर के अगर हम इमेज लेते हो तो आपको कैसा दिखेगा, न्यूमन दिखेगा। सो आज हम लोग यही रखते हैं क्लास, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमन को सॉहर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे और सॉहर्स को न्यूमन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। वेरियस प्रोजेक्शंस, वेज डैश को भी न्यूमन में कन्वर्ट करेंगे, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमन को फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जो क्वेश्चंस था एंड ये वेरियस प्रोजेक्शंस, ठीक है। फर्दर रेस्ट ऑफ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।